हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट वाला। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मुंबल करंट जीके का पार्ट 7 और ये आखिरी पार्ट है इसका। तो हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखे है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके एक प्लेलिस्ट बनी होगी मुंबल करंट जीके जून जुलाई 2022, तो आप वहाँ जाके देखिएगा। और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। और मैंने राजस्थान जीके जिला दर्शन एक सीरीज़ चालू कर रखी है, तो उसके भी वीडियोज़ आप जाके देखिएगा। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्लास 6 से क्लास 12 के इंपॉर्टेंट MCQs भी करवा रखे हैं, तो आप वो भी देखिएगा स्टूडेंट्स। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टूडेंट्स, जो ये बुक है मुंबल करंट जीके, इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप PDF को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज स्टूडेंट्स आप देखने वाले हैं जून 2022 के जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये UAE में किया जाएगा। एशिया कप 2022 का आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये अभी जो एशिया कप चल रहा है, तो आप देख सकते हो कि जो UAE में कंडक्ट किया जा रहा है। इस बार ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होगा और 6 टीमें एशिया कप में भाग लेगी। तो ये T20 फॉर्मेट होगा और 6 टीमें इसमें भाग ले रही है, और ये कहाँ हो रहा है? UAE के अंदर। तो याद रखिएगा, जो T20 एशिया कप है उसका आयोजन UAE में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष व महिला एकल वर्ग के खिताब के विजेता खिलाड़ी कौन है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष व महिला एकल वर्ग के खिताब के विजेता खिलाड़ी कौन है? तो पुरुष वर्ग के है राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं, और महिला वर्ग की है ईगा स्वेतिक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है। वर्ष 2022 का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 16 मई से 5 जून 2022 तक पेरिस में स्टेड रोलैंड गैरोस में खेला गया था। इस पुरुष एकल का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने जीता था। यह उनका 14वां फ्रेंच ओपन का खिताब है। राफेल नडाल का ये 22वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। उनके खिताबों में 2 ऑस्ट्रेलिया ओपन, 14 फ्रेंच ओपन, 2 विंबलडन और 4 US ओपन शामिल है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है 2022 के पुरुष व महिला एकल वर्ग के खिताब के विजेता खिलाड़ी कौन कौन है? तो पुरुष वर्ग में है राफेल नडाल, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, और महिला वर्ग में है ईगा स्वेतिक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ज्ञातव्य है कि राफेल नडाल ने इस वर्ष जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता था। और महिला एकल का खिताब विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वेतिक ने जीता। पुरुष युगल का खिताब देख लेते हैं किसने जीता। मार्सेलो एरेवेलो व जीन जूलियन है, जो कि पुरुष युगल में इन्होंने खिताब जीता था। और महिला युगल में कैरोलिन गार्सियो व क्रिस्टिनो मलादेमोनोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। रणजी ट्रॉफी 2021-22 के खिताब की विजेता टीम कौन सी है? रणजी ट्रॉफी 2021-22 की खिताब की विजेता टीम कौन सी है? तो यह है मध्य प्रदेश की टीम है। जून 2022 में बेंगलुरु के M चित्रास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में मध्य प्रदेश की टीम ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता। इसके साथ ही मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी जीतने वाली 20वीं टीम बन गई है। मुंबई ने इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा 41 बार जीता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अंडर 17 महिला कुश्ती एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? अंडर 17 महिला कुश्ती एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता है। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने बिश्केक में 19 से 26 जून 2022 को संपन्न अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान ने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लाकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जापान 143 अंक के साथ दूसरे स्थान पर और मंगोलिया 138 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पुरुष फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय फ्री स्टाइल टीम ने 188 अंक के साथ ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि कजाकिस्तान 150 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है तथा उज्बेकिस्तान 145 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो अंडर 17 महिला कुश्ती एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बिश्केक में।
तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो यह है सुनील छेत्री। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के बाद सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वालों की सूची में 30 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने चेतारोक्स में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप 2022 में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने चेतारोक्स में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप 2022 में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन है? ये है अपने अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने फ्रांस के चेतारोक्स में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखरा ने ये गोल्ड मेडल महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में 250.6 अंक के विश्व रिकॉर्ड के साथ 7 जून 2022 को हासिल किया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो चेतारोक्स में आयोजित हुई थी पैरा निशानेबाजी विश्व कप 2022 में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये अवनी लेखरा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता। भारत ने FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब जीता। स्विट्जरलैंड के सुलासन में 5 जून को खेले गए फाइनल में भारत ने पोलैंड को 6-4 से पराजित कर इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो FIH हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? ये भारत ने जीता है। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है स्विट्जरलैंड के सुलासन में। और किससे पराजित करके ये जीता था खिताब? तो ये भारत ने पोलैंड को 6-4 से पराजित कर इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 जून को 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। 8 जून को 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो ये कौन है? तो ये है मिताली राज। 8 जून 2022 भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उनका 23 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर रहा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली महिला जिन्हें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहली महिला जिन्हें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये कौन है? तो ये है लिसा स्टालेकर। जून 2022 में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन FICA का नया अध्यक्ष चुना गया है। लिसा FICA की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। इससे पहले FICA के अध्यक्ष पद पर इंग्लैंड टीम के पूर्व क्रिकेटर विक्रम सोलंकी काबिज थे। लिसा और विक्रम सोलंकी दोनों भारतीय मूल के हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसे कि FICA का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया? ये लिसा स्टालेकर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए। तो कौन बने? ये बने गुरु नायडू सेनापति। गुरु नायडू सेनापति मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए। 16 वर्षीय गुरु नायडू ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में 230 किलोग्राम, 104 किलोग्राम और 126 किलोग्राम भारत के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बने? तो ये बने गुरु नायडू सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई में आयोजित हुई 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? चेन्नई में आयोजित हुई 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? तो यह है थम्बी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 8 जून को फिडे शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर और लोगो थम्बी का अनावरण किया। तमिलनाडु में थम्बी का अर्थ है छोटा भाई। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो चेन्नई में आयोजित हुई 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है, तो ये है थम्बी। तो इसका अर्थ क्या होता है, छोटा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है हरियाणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 जून 2022 को हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 का शुभारंभ किया। ये खेलो इंडिया युवा खेल का चौथा संस्करण था, जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। इन खेलों में हरियाणा ने 137 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। उसने 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक जीते। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? हरियाणा ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष व महिला एकल का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता? इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष व महिला एकल का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता और महिला एकल का चेन यूफेई। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन 7 से 12 जून 2022 को जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन ने और चेन यूफेई ने BWF इंडोनेशियन मास्टर 2022 के पुरुष और महिला एकल खिताब जीता। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि पुरुष और महिला एकल का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता? तो ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता और महिला में चेन यूफेई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने मोहम्मद जल्लूद। जून 2022 में इराक के मोहम्मद जल्लूद को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। वह पहले एशियाई है जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ के सदस्य देशों की संख्या 192 है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो IWF के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने मोहम्मद जल्लूद और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 192 और उसका मुख्यालय का लुसाने स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने क्वार्टन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने क्वार्टन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है नीरज चोपड़ा। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को मौजूद विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को पराजित कर फिनलैंड के क्वार्टन गेम्स में भाला फेंक स्पर्धा जीतकर सत्र का पहला शीर्ष पोडियम हासिल किया है। नीरज ये प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले 14 जून 2022 को वह फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूर्मी गेम्स में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने 89.30 मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था और सबसे दूर भाला फेंकने का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। सत्र की अपनी इस पहली प्रतियोगिता में उन्होंने पदक जीता। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने क्वार्टन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह है जापान। IGI स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में आयोजित 41वीं सीनियर और 28वीं जूनियर एशियन ट्रैक और 10वीं पैरा ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में जापान ने 18 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय साइकिलिंग टीम ने चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य सहित 23 पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जो किसी भी भारतीय साइकिलिंग दल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत के रोनाल्डो सिंह ने 23 जून को एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। उन्होंने ये पदक सीनियर वर्ग के स्प्रिंट इवेंट में जीता। चैंपियनशिप में उनका तीसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल और टीम स्प्रिंट स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीता था। रोनाल्डो सिंह महाद्वीप
टूर्नामेंट में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह है जापान ने। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम देखने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान जुलाई 2022 में जिन्होंने पुरस्कार वगैरह जीता था, तो उसकी करंट न्यूज़ है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है? तो ये है अपने तुलसीदास जूनियर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर को दिया गया है। सुधा कंगारा के निर्देशन वाली तमिल फिल्म पोटू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और तानाजी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप देख लीजिएगा। सुरई पोटू के अभिनेता सूर्या व बॉलीवुड फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के हीरो अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड संयुक्त रूप से दिया गया है। फिल्म साइना के लिए मनोज मुंतशिर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड मिला है। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री देविका रानी पर आधारित केशवर देसाई की किताब द लॉन्गेस्ट किस को सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक अवार्ड मिला है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की डॉक्यूमेंट्री 1232 किलोमीटर गाने मरेंगे तो वही जाकर के लिए विशाल भारद्वाज को नॉन फीचर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला है। तो इनमें से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे दिया गया? तो ये है सुरई पोटू, ये तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म किसे दिया गया? ये है तानाजी, हिंदी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे दिया गया? तुलसीदास जूनियर को दे रखा है। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली सुरई पोटू के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया अजय देवगन तानाजी मूवी के लिए और सूर्या सुरई पोटू के लिए। सर्वश्रेष्ठ मेल प्लेबैक सिंगर किसे दिया गया? यह है राहुल देशपांडे को पी वसंत राव के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीमेल प्लेबैक सिंगर किसे दिया गया? नचम्मा को ए.के. अय्यप्पन कोशिया के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के लिए किसे दिया गया? सच्चिदानंद के.आर. ए.के. अय्यप्पन कोशिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो ये कौन है? तो ये है कौशिक राजशेखर। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है। उनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति है जिन्हें वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो कौन है? तो ये है अपने कौशिक राजशेखर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस इंडिया 2022 के खिताब की विजेता कौन है? मिस इंडिया 2022 के खिताब की विजेता कौन है? तो ये है सिन्नी शेट्टी। 3 जुलाई 2022 को मुंबई में आयोजित मिस इंडिया 2022 के ग्रैंड फिनाले में कर्नाटका की सिन्नी शेट्टी को मिस इंडिया घोषित किया गया। राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप घोषित की गई। सिन्नी शेट्टी ने अब 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मिस इंडिया 2022 के खिताब विजेता कौन है? तो यह है सिन्नी शेट्टी। और जो राजस्थान की रूबल शेखावत है जो फर्स्ट रनर अप घोषित की गई। सिन्नी शेट्टी अब 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट जून 2022 के जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है उड़ीसा की मो बस सेवा। उड़ीसा स्थित सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को कोविड-19 से दुनिया भर के
बेहतर ढंग से उभरने में भूमिका और प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उभरने में मदद करने के लिए 10 नवाचारों को मान्यता देते हैं और जीत हासिल करने वाले पहल बच्चों को सुरक्षित रखने, लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और पानी के नीचे जीवन की रक्षा करने में मदद करती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा MU बस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये है विजय अमृतराज। भारत के विजय अमृतराज को वर्ष 2021 के गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ वर्ष में गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करता है। यह पुरस्कार टेनिस में उस व्यक्ति को दिया जाता है जो प्रशासन, प्रोत्साहन और शिक्षा के क्षेत्र में टेनिस को आगे ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान देता है। विजय अमृतराज ने इस खेल के प्रति लंबी और उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है। उन्हें यह पुरस्कार लंदन में 25 जून को उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष समारोह में दिया गया। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जून 2022 में किसे वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जून 2022 में किसे वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए यूनेस्को के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को दिया गया है। CIET स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL शिक्षा मंत्रालय MOE के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की एक घटक इकाई है। उक्त पुरस्कार की स्थापना 2005 में बहरीन साम्राज्य के सहयोग से की गई। उक्त पुरस्कार की स्थापना 2005 में बहरीन साम्राज्य के सहयोग से की गई। यह पुरस्कार सभी के लिए शैक्षिक और आजीवन सीखने के अवसरों को विस्तार करने के लिए नई तकनीकों का लाभ उठाने में नवीन दृष्टिकोण को मान्यता देता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश। आयुष मंत्रालय ने दुनिया के योगदान के सम्मान में 2 व्यक्तियों और 2 संगठनों को योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 की घोषणा 20 जून 2022 को की है। यह पुरस्कार योग के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपये नकद से सम्मानित किया जाएगा। 4 विभिन्न श्रेणियों में घोषित विजेता इस प्रकार है, तो इनमें से आप देख लीजिएगा। और ये राष्ट्रीय संगठन के लिए द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश उत्तराखंड को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। किस भारतीय हवाई अड्डे को स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 के अंतर्गत दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? किस हवाई अड्डे को स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 के अंतर्गत दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो यह है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में है। कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काईट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में हुई। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ग्राहकों ने एक वैश्विक अध्ययन में हर साल सबसे बड़ी ग्राहक सेवा के साथ हवाई अड्डे के लिए मतदान किया और केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को यह सम्मान मिला। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 के अंतर्गत दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में उन्हें घोषित किया गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं आर्थिक गतिविधियाँ जून जुलाई 2022 में जो भी गतिविधियाँ हुई आर्थिक, वो हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। SBI द्वारा जून 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत का निर्धनता अनुपात कितना है? भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा जून 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत का निर्धनता अनुपात कितना है? तो यह है 17.9%। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जून 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2017 के बाद से भारत में आय असमानता में कमी आई है। ये रिपोर्ट स्टेट बैंक के ग्रुप मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष द्वारा जारी की गई। भारत का निर्धनता अनुपात वर्ष 2011-12 के 21.9% से कम होकर वर्ष 2020-21 में 17.9% हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020-23 विपणन मौसम के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। 2020-23 विपणन मौसम के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन वैल्यू MSP। 8 जून 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 विपणन मौसम के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। तो स्टूडेंट्स में आप देख सकते हो कि जो धान के लिए MSP में वृद्धि कितनी की गई है। सामान्य के लिए 100, धान A ग्रेड के लिए 100। तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, बस ये आप याद रखिएगा कि MSP में वृद्धि की गई है और कितनी की हुई आप देख सकते हो इनमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर व जूट, सन, कपास आदि है। MSP क्या होता है वो देख लीजिए। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत होती है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और इसे सरकारी भाव भी कहा जाता है। तो MSP को सरकारी भाव भी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 से 8 जून 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो दर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है? 6 से 8 जून 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो दर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये 0.5% की वृद्धि की है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 से 8 जून को मुंबई में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। RBI ने रेपो दर को 0.5% बढ़ाकर 4.9% कर दिया है। रिजर्व बैंक जिस दर पर बैंक को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि रेपो रेट किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक जिस दर पर बैंक को लोन देते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। RBI ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक GDP वृद्धि दर के अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो होती है कि जिस दर पर बैंक को रिजर्व बैंक लोन देता है। तो और अभी RBI ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगा है? 7.2%। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इनको। आइए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। RBI ने क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत रुपए क्रेडिट कार्ड से की गई। तो इसकी शुरुआत किससे की गई? रुपए क्रेडिट कार्ड से की गई है। वर्तमान में UPI यूजर्स डेबिट कार्ड के माध्यम से सेविंग या करंट अकाउंट को जोड़कर लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें ये देख लीजिएगा वर्तमान दर नीति रेपो दर कितनी है? 4.9। रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35। MSF 5.15। बैंक दर 5.15। CRR 4.5। वैधानिक तरलता अनुपात SLR 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर 8.1% ब्याज। कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमाओं पर विगत 2 वर्षों
2019-20 व 2020-21 में ब्याज दर 8.5% बनी हुई है। 2021-22 के लिए इसे घटाकर 8.1% करने की संस्तुति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के न्यासी तंत्र बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने मार्च 2022 में की थी। ट्रस्ट की सिफारिश को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी जून 2022 में प्रदान कर दी है। EPF जमा पर 8.1% की ये ब्याज पिछले 4 दशकों में इसकी सबसे कम ब्याज है। इससे पूर्व इससे कम ब्याज 1977-78 में थी, जब ये 8% थी। तो स्टूडेंट्स आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति के संबंध में रिजर्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट 30 जून 2022 को जारी की। मार्च 2022 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण $620.7 अरब था, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2021 के अंत में $573.7 अरब था। तो स्टूडेंट्स आप एक बार याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली शुरू की। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में व्यापारिक भुगतान की प्रणाली शुरू की है। RBI ने अतिरिक्त व्यवस्था भारतीय मुद्रा INR में निर्यात और आयात के चालान भुगतान तथा अदायगी के लिए है। इस प्रणाली के तहत सभी प्रकार के निर्यात और आयात के भुगतान को रुपये में वर्गीकृत कर चालान तैयार किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ ही वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है और भारतीय मुद्रा में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि में सहयोग करना है। तो स्टूडेंट्स आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी न्यूज़ जून जुलाई 2022 की। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है? भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है? तो यह है INS सिंधु ध्वज। भारतीय नौसेना ने 17 जुलाई 2022 को INS सिंधु ध्वज पनडुब्बी सबमरीन को सेवा मुक्त किया। नौसेना में 35 साल तक सेवा देने के बाद इसे सेवा मुक्त किया गया। INS सिंधु ध्वज रूस द्वारा निर्मित डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, जिसे 1970 के दशक में नौसेना में शामिल किया गया था। यह एकमात्र पनडुब्बी थी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनोवेशन के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो नौसेना ने किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया, तो यह INS सिंधु ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PSLV 53 का सफल परीक्षण किसने किया है? PSLV C-53 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये इसरो ने किया था। 30 जून 2022 को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-53 का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण में PSLV C-53 के माध्यम से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अभीष्ट कक्षा में प्रक्षेपित किया। ये प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। ये PSLV का 55वां मिशन था। PSLV C-53 इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। PSLV C-53 से सिंगापुर के 3 उपग्रह 365 किलोग्राम के DSEO और 155 किलोग्राम के न्यूसर और सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NTV के 2.8 किलोग्राम के स्कोप 1 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। तो स्टूडेंट आप एक देख लीजिएगा, इसरो ने PSLV C-53 का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया गया? 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया? तो यह है मंकी पॉक्स। 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा का मतलब है कि WHO मंकी पॉक्स को दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा मानता है और इसे फैलने से रोकने और महामारी में बदलने की आशंका से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल की तुरंत जरूरत है। WHO ने पिछले 2 दशक में 7 वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स।
ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर दुनिया के सामने आ गई है। 12 जुलाई 2022 को तड़के ब्रह्मांड की सबसे गहराई वाली यह तस्वीर जारी की। तस्वीर में ऐसे कई प्राचीन आकाशगंगाएं दिखाई दे रही है जो दुनिया के लिए अब तक अदृश्य थी। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक तस्वीर आकाशगंगा क्लस्टर समूह स्मैक्स 0723 की है। जेम्स वेब प्रोजेक्ट के वरिष्ठ वैज्ञानिक जॉन माथर ने इस टेलीस्कोप को आकाश में गोल्डन आई करार दिया। नासा इससे ली गई कई और तस्वीरें जारी करेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत नौसेना को सौंपा गया। भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत विक्रांत नौसेना को सौंपा गया। भारतीय वायुसेना ने 28 जुलाई 2022 को अपने निर्माता कोचिन शिपयार्ड CSL कोची से प्रतिष्ठित स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत की डिलीवरी लेकर समुद्री इतिहास का सृजन किया। इस जहाज में कुल मिलाकर 76% स्वदेशी सामग्री लगी है। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए देश की खोज का एक आदर्श उदाहरण है जो सरकार की एक मेक इन इंडिया पहल पर जोर देता है। विक्रांत की डिलीवरी से भारत ऐसे देशों में चुनिंदा समूह में शामिल हो गया और जिनके पास स्वदेशी रूप से विमान वाहक डिजाइन और निर्माण करने की विशेष क्षमता मौजूद है। तो स्टूडेंट याद रखिए कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत नौसेना को सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GSAT-24 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक नए संचार उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण 23 जून 2022 को किया गया। 4180 किलोग्राम के इसरो के 24 KU बैंड वाले इस उपग्रह का प्रक्षेपण पूर्णतः सरकार के स्वामित्व वाली नई स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा शुरू किया गया पहला पूर्णतः मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है। GSAT-24 का यह प्रक्षेपण यूरोप की एरियन स्पेस एजेंसी द्वारा इसके एरियन 5 VA-257 रॉकेट के जरिए फ्रेंच गुयाना में कोरो स्थित प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। एरियन स्पेस का प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना में कोरो में स्थित है। ये फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर एक फ्रांसीसी उपनिवेश है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा में चंदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेश विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण 15 जून 2022 को किया। सतह से सतह मार करने वाली इस मिसाइल के पहले भी अनेक परीक्षण किए जा चुके हैं, किंतु ये सभी परीक्षण प्रातः दोपहर एवं सायंकाल में ही किए गए तथा रात्रि के समय किया गया ये पहला ही परीक्षण था। परमाणु क्षमता संपन्न यह मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी तक प्रहार कर सकती है। तो स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट्स को अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण। DRDO व नौसेना ने मिलकर स्वदेश निर्मित सतह से आकाश में कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM का एक सफल परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से 24 जून 2022 को किया। इस परीक्षण में एक उच्च गति वाले विमान प्रतिरूप हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। और स्टूडेंट्स इसमें ये याद रखिएगा कि जो DRDO है उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। तो ये इम्पोर्टेंट है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। तो ये जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है इनको आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके एक बार इनको थोरोली आप देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट
हीट, जिसे अभ्यास नाम दिया गया, का सफल परीक्षण उसने ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एक परीक्षण रेंज से 29 जून 2022 को किया। अभ्यास एक छोटा सा विमान है जो परीक्षण की जाने वाली मिसाइलों को टारगेट बनाता है। इसके कुछ परीक्षण पहले भी किए जा चुके हैं। 29 जून को परीक्षण उड़ान के दौरान कम ऊंचाई पर इस विमान की स्थिरता और फुर्ती का प्रदर्शन देखा गया। उच्च सबसोनिक गति पर इसकी लंबी उड़ान को बनाए रखने के लिए इसे एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रक कंप्यूटर भी इसमें है। तो स्टूडेंट्स आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अग्नि 4 मिसाइल परीक्षण। भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने सेना की सामरिक बल कमान की देखरेख में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का एक सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 6 जून 2022 को किया। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मध्यम रेंज की मिसाइल 4000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है तथा यह सतह से सतह पर प्रहार करती है। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन द्वारा देश में विकसित इस मिसाइल के अनेक परीक्षण में पहले भी किए जा चुके हैं। इसका पहला परीक्षण 15 नवंबर 2011 को किया गया था, जबकि पिछला 7वां परीक्षण 23 दिसंबर 2018 को अब्दुल कलाम द्वीप से ही किया गया। इस मिसाइल को अभी भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स इसको अभी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्क्वेस्ट 2022 सेना अभ्यास। 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2022 मंगोलिया में 6 से 19 जून 2022 को संपन्न हुआ। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स की एक टुकड़ी ने किया। 14 दिन के इस सेनाभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों के बीच सैन्य सहयोग का विकास करने के साथ साथ इन देशों के सशस्त्र बलों के सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को साझा करना था। तो कॉन्क्वेस्ट 2022 सेनाभ्यास आप एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। रिमपैक 2022 विश्व के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक रिमपैक 2022 में भारत भी इस वर्ष शामिल हुआ है। अमेरिकी नौसेना संयुक्त अभ्यास हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर 29 जून 2022 को शुरू हुआ है। 4 अगस्त तक चलने वाले इस गहन संचालन एवं प्रशिक्षण अभ्यास में भारत का युद्धपोत INS सतपुड़ा शामिल है। तो रिमपैक 2022 स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने जितना भी अभी पार्ट 1 to पार्ट 7 कवर किया है, तो उनमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं तो ये इम्पोर्टेंट जो मूमल के अंदर महत्वपूर्ण संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है वो हम देखने वाले हैं। और ये बुक का लास्ट पेज है। आई होप आपको ये वीडियो सारे पसंद आए होंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप भी एक बार मूल्यांकन कर लीजिएगा अपना। हाल ही में किस मामले में वाराणसी का नाम समाचारों में रहा? हाल ही में किस मामले में वाराणसी का नाम समाचारों में रहा है? तो ये संघाई सहयोग संगठन द्वारा सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी चुना गया है, इस वजह से वाराणसी का नाम समाचारों में रहा है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में अपना स्वयं का इंटरनेट नेटवर्क सेवा प्रारंभ करने का लाइसेंस प्राप्त किया है? किस राज्य ने हाल ही में अपना स्वयं का इंटरनेट नेटवर्क सेवा प्रारंभ करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया? तो यह अपने केरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया? हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया? तो राजस्थान को 12वें स्थान पर रखा गया। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की थीम क्या है? तो थीम है ओनली वन अर्थ। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने? नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने, कौन बने? यह है परमेश्वर अय्यर। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में प्रमुख भारतीय राजनयिक रुचिरा कंबोज का संबंध किस विकल्प से मेल खाता है?
हाल ही में चर्चा में प्रमुख भारतीय राजनयिक रुचिरा कंबोज का संबंध किस विकल्प से मेल खाता है? तो ये उन्हें यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की किस युवती ने फेमिनी मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है? प्रदेश की किस युवती ने फेमिनी मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है? तो ये कौन? रूबल शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठित ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन सर्वे में प्रदेश के कौन से शहरों को टॉप 10 शहरों में रखा गया? प्रतिष्ठित ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन सर्वे में प्रदेश के कौन से शहर की टॉप 10 शहरों में रखा गया? तो यह है अपने जयपुर, उदयपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उदयपुर, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों के संबंध में असत्य को पहचान करो। तो इनमें से असत्य पहचानना है, तो इसमें से गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्रौपदी मुर्मू इससे पूर्व छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही है। तो द्रौपदी मुर्मू इससे पूर्व छत्तीसगढ़ की नहीं रही है, तो ये रहे हैं झारखंड के। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, छत्तीसगढ़ नहीं है, वो झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है। और बाकी कुछ इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू चुनी गई देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही है। द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही है। द्रौपदी मुर्मू का गृह राज्य उड़ीसा है, ये भी सही है। बाकी ऑप्शन 2 गलत है, तो इसका ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने किस तिथि को शपथ ग्रहण की? 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने किस तिथि को शपथ ग्रहण की? तो इन्होंने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल थे? उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये थे पश्चिम बंगाल के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान प्रदेश का ये अपना 15वां स्थान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, हाल ही में जारी की गई स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में राजस्थान का स्थान किस समूह में रखा गया? हाल ही में जारी की गई स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में राजस्थान का स्थान किस समूह में रखा गया? तो इनको आकांक्षी लीडर में रखा गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? नवीनतम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? तो ये आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। तो स्टूडेंट्स, हमने पूरी बुक कंप्लीट कर ली है मुम्मल करंट जीके जून जुलाई 2022, जो कि अगस्त 2022 में पब्लिश हुई थी। और टोटल हमने टोटल 7 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। आई होप आपने सारे पार्ट्स देखे होंगे, और जिन्होंने नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है स्टूडेंट्स। और जो मुम्मल करंट जीके की PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।